तो अनुसंख्या गुण में पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्या हम लोगों ने ड्राइव किया था वो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसी को बोलते हैं। और ये किसके बराबर था, जीटा सॉल्यूट, यही था ना। ठीक है, इसी को हम लोग मोलालिटी से कनेक्ट किए थे ना। हाँ, तो मोलालिटी से अगर हम लोग कनेक्ट किए थे तो हम लोगों का क्या बोलते हैं, जो आया था ऐसा कुछ आया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट था पहले, उसके पहले ये आया था इज इक्वल मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड 1000 बटा 1000, यही था ना। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है सो कि अगर फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। ये आपको जो पी एस है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजो। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस जो यहाँ पर है वो तो यहीं पे। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें फिर पी नॉट का वैल्यू जो गिवन रहेगा उसे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, हाँ डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं, तनु विलयन के लिए, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो उस सिचुएशन में क्या आया था, याद है आपको, बताओ क्या आया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आ गया था ये वाला, इज इक्वल क्या आया था, स्मॉल एन यानी मोललता मोलालिटी मल्टीप्लाई बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलर मास बटा 1000। ठीक है, यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, और बड़े काम का चीज़ है, पी नॉट माइनस पी एस ये चेंज इन वेपर प्रेशर है। ये क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर है, बराबर ये हम लोगों का मोललता है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है बटा 1000 है, और ये जो है सो कि पी नॉट उधर डिवाइड में, इधर मैंने मल्टीप्लाई में भेजा था और बोला था कि इसको छोड़ के ये सारा डेटा एक सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होगा। पी नॉट किसी प्योर फॉर्म में जो लिक्विड होगा सॉल्वेंट होगा उसका ये वेपर प्रेशर होता है तो ये कांस्टेंट ही होता है, उसका मोलर मास कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट ही है। लेकिन हाँ, ये जो मोलालिटी होता है, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ते जाएगा इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये चेंज जो है ये बढ़ेगा, यानी जो डेल्टा पी होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है सॉल्यूशन की मोलालिटी के विलयन के मोललता के। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा, इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कंसंट्रेटेड के लिए होगा तो क्या करेंगे। तो आपको देखो जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अगर कुछ भी कंसंट्रेशन दे रहा है आपको लगाना यही वाला है, मैंने बोला भी था आपको लगाना यही वाला है। ठीक है, डाइल्यूट मान के ही चलना है। अगर अच्छा खासा अमाउंट दे रहा है या उसका मेंशन कर रहा है कि आप जो है सो कि क्या बोलते हैं उस कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्व करिए, इसका ज़रूरत आएगा तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डाइल्यूट मान के ही चलेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है सो कि एक अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला दोनों सेम ही है। लेकिन आप वहाँ पर जब डाइल्यूट मानते हो तो स्मॉल एन को आप क्या कर दे रहे हो, नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। जब हम लोग यहाँ लिखते थे ना, एक सॉल्यूट की जगह फॉर्मूला क्या लिखते थे, याद करो, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, हाँ या ना। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और हो जाता है कई बार बच्चों को कि ये जो हम लोगों का ये जो फॉर्मूला होता है, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था शुरू शुरू में राउल्ट्स लॉ वाला, पीटी बराबर क्या पढ़ा था बताओ, पी ए नॉट, एक से पी ए नॉट, याद है, पढ़ा था ना, ऐसा पढ़ा था, एक से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, ये पढ़ा था हमने। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये एक अलग इक्वेशन है। और फिर यहाँ से जो हम लोगों का ये वाला जो इक्वेशन आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला ये अलग है।
ऐसा नहीं है, ये वाला और जो आप लिखते हो ये वाला Pt बराबर कौन सा बताओ? हाँ, एक से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये दोनों सेम है। गलती से कभी भी ये दोनों को अलग अलग आप मत मानिएगा, ठीक है? ये समझाया, याद करो सही से, जब मैंने ये निकाला था तो यहीं से निकाला था, ठीक है? जो सॉल्यूट था उसका वेपर प्रेशर हम लोगों ने 0 माना था, ए को सॉल्वेंट मान लिया था, तो ये खत्म हो गया था। यहीं से तो शुरू किया था मैंने, तो ये खत्म हो गया था, तो ये पी ए नॉट क्या बन गया था? पी नॉट। ये हम लोगों का ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये पीटी क्या बन गया था? पी एस। याद आया? अब यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट था 1 माइनस इसको सॉल्यूट किया था, फिर इसको सही से अरेंज करके ये वाला आ गया था। यहीं से ही आया है, ये ध्यान रखना। इसी का ये अलग बस एक तरह का डेरिवेशन है, बस ऐसे समझ लो आप, ठीक है? अगर आप कहोगे तो मैं फिर से करके दिखा भी देता हूँ, देख लो। ऐसा था, पीटी बराबर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, एक से पी ए नॉट, एक से पी ए नॉट, तो पीटी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बताओगे मेरे को? पी एस लिख रहे हैं। एक से क्या है बताओ? सॉल्वेंट का है। किसका है बताओ? ये किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो इसी को तो पी नॉट बोल रहे हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का ये पी एस हो गया था। अब इसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करना था, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो करना ही पड़ेगा। कर सकते हैं ना, क्योंकि विलय और विलाय का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो तो 1 होता है। 1 में से सॉल्वेंट का घटा लोगे, 1 में सॉल्यूट घटा लोगे तो सॉल्वेंट का नहीं आ जाएगा, तो हो जाएगा ना ये पी नॉट। फिर इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा? पी एस माइनस पी नॉट, ये देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हम लोगों का पी नॉट जीटा ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? कर लो, देख लो, अरेंज करो ठीक से। ये आप इसको उधर भेज दो प्लस में, अच्छा लगेगा आपको। एक्स सॉल्यूट बराबर, ये अगर उधर जाएगा तो प्लस में, उसको इधर लेके आ जाओ, तो आ गया ना, देखो पी नॉट माइनस पी एस, इसको यहीं रखो, उसको लेके आओ इधर, इसको उधर भेज दो, और फिर उधर पी नॉट मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यही तो बार बार लिखे जा रहा हूँ, इसी को तो बोल रहे हो आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आ कहाँ से रहा है? यहीं से आ रहा है, जो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे थे ना, पी टी बराबर याद करो, एक से पी ए नॉट प्लस, बस इसमें से कौन खत्म हो गया है? ये वाला। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आप जो दूसरा कंपोनेंट ले रहे हो सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर 0 है। पहले दोनों लिक्विड था, दोनों का प्योर फॉर्म में कुछ वेपर प्रेशर था, तो पी ए नॉट भी था, पी वी नॉट भी था। यहाँ पे पी वी नॉट 0 है, इसलिए ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। बाकी जो बचा उसको आपने अरेंज कर दिया, एक रीअरेंजमेंट है, एक तरह का डेरिवेशन है छोटा सा। और ये वाला जो टर्म है, इसको मैंने डिफाइन किया था कि इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ आया? ठीक है, तो ये भी इस कन्फ्यूजन से भी दूर रहिएगा। चलिए वापस हम लोग अपने दूसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको समझना जरा आप। ये मैंने पढ़ाया था, क्वथनांक आपको बता दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। ये बताया गया था आपको कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है भाई कि अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो प्योर फॉर्म में, ये शुद्ध अवस्था में ये है, तो इसके ऊपर आपने जो है सो कि एक पिस्टन लगा दो, या पिस्टन नहीं भी लगा है तो ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब होता है, और वो वायुमंडलीय दाब कितने का? 1 atm का मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप इसको उस टेम्परेचर तक हीटअप करो। अब पानी अब कल से चला गलाते हो, क्या होता है? 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं होता है पानी कल से चला है उबलने लगा, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं उबल रहा है भाई? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करके ले जाते हो, तो करते क्या हो आप बेसिकली? तो जब आप इसको गर्म करते हो, इसको हीट देते हो, इसको आप एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो इसका टेम्परेचर 24, 25, 30, 40, 50 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसके टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ जो इसका वेपर्स होता है इसका भी प्रेशर बढ़ता है। तो इसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो दोनों जिस टेम्परेचर पे आके बराबर हो जाएंगे, वही टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, चल, लिखा भी था। ये मैंने समझाया था क्या कि अगर आप जो है सो कि पानी ले लिया आपने, इसके अंदर इसके ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या आपने पिस्टन लगा दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाओ, पिस्टन से आप 1 atm का प्रेशर लगा रहे हो। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है सो कि 373 केल्विन अगर टेम्परेचर है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा,
373 केल्विन टेम्परेचर है, तो अंदर से भी प्रेशर 1 atm का होता है, तो हम कहते हैं भाई एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी है, तो ये टेम्परेचर हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और इसको दिखाते हैं टी भी लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है तो टीवी लिखते हैं। प्योर फॉर्म में तो ऊपर नॉट लगा देते हैं ऐसे कुछ। क्लियर? अब इसके अंदर अगर इस पानी के अंदर हम लोग अगर कोई सॉल्यूट डाल दें नॉन वोलेटाइल NaCl, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे वो कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है जिससे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको और हीट करना पड़ता है। 374 ले जाना पड़ेगा, 375 ले जाना पड़ेगा, तो और हीट करते हैं, वेपर्स बनते हैं और प्रेशर इसका बढ़ता है, तब जाके एक्सटर्नल प्रेशर जो 1 atm था अब उसके बराबर होगा, तो हम कहते हैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे ज्यादा होगा, तो अगर मान लो कि वो T1 हो गया तो मैं बोलूंगा T1 ज्यादा है किससे, TV नॉट से। तो अब मैं निकालूंगा कितना से एलिवेशन हुआ, कितना से बढ़ गया, तो भैया ज्यादा हो गया ये T1, उसमें से घटा लेंगे कौन सा, TV नॉट। तो ये जो हमको रिजल्ट देगा इसको मैं बोलूंगा डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा T क्या देगा, चेंज कि कितना से बढ़ा, और B क्या बताएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना से एलिवेशन हुआ, क्वथनांक कितना से उन्नयन हो गया, कितना से बढ़ गया, ये हमको देगा कौन सा, डेल्टा TB। तो इसका देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज इन सब सिंबल पे चीजों पे ध्यान रखना, अच्छे से पहचानते चलो। अब सुनो, यहाँ पे जो डेल्टा TB क्या है, अभी मैंने समझाया आपको, क्या बताओ, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक कितना से बढ़ेगा, जैसे कोई चीज में आपने नॉन वोलेटाइल कोई आपने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलेय डाल दिया, अब अवाष्पशील आपने विलेय डाल दिया, तो आप ये चेक करना चाहते हो कि इसका क्वथनांक पहले 373 था अब 375 हो गया, तो 2 से बढ़ गया। 373 था 380 केल्विन हो गया, तो 7 केल्विन से बढ़ गया। तो ये जो डेल्टा TB आपको फाइंड आउट करने होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो कैसे आता है, तो एक्सपेरिमेंटली मैं इसको अभी बताऊंगा, अभी घबराना मत। पहले मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका अपनाऊंगा, फिर आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्यादा है, स्मॉल m का मतलब क्या है यहाँ पे, मोललता, मैं लिख भी देता हूँ आप लिख लेना, क्या मतलब है, मोललता, मोलालिटी। तो किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी जितना ज्यादा है उसके बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज्यादा से एलिवेशन आएगा, और ये बात सही भी है, आप सोच के देखो। अभी जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा था, इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दिए, आधा मोल आपने नमक डाल दिया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम घटेगा। आप ज्यादा नमक डाल दोगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, जहां तक पहले हीट कर रहे थे उससे ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कम आएगा कि ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक में जो उन्नयन है, डेल्टा TB जो है, वो सॉल्यूशन का जो मोलालिटी होता है, उसकी जो मोललता होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। विलयन की मोललता जितनी ही ज्यादा होगी, जितनी ही अधिक होगी, उतना ही ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा। अब समानुपाती हटाते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, समानुपातिक नियतांक देते हैं, और उसका नाम क्या है, KB। हमने नाम रखा है इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम रखा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो बोलोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलोगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसका एक और नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जानकारी के लिए ध्यान रखना कि KB को ही इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कई बार ये पूछ दिया गया है कि ये क्या चीज़ है, तो KB को ही बोला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट दिया, इसका वैल्यू जो है सो कि एक गिवन सॉल्यूशन के लिए गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी बात अभी हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। तो डेल्टा TB बराबर क्या बना, KB इंटू M। सिंपल, जैसे कि ये कांस्टेंट है। अरे कैसे आप करते हो, सिंपल समझाता हूँ। आप जब ग्रेविटेशन का या कूलम्स लॉ पढ़े थे तो क्या बताया गया था कि जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है उनके मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनलिटी है हटता है, इक्वल आता है, कांस्टेंट लाता हो कि जिसको आप 1/4 पे एप्सिलॉन बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रखो कि अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई विलयन है, तो उसमें जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगा, उसके क्वथनांक में जो बढ़ोतरी आएगा, जो बढ़ेगा, चेंज आएगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो विलयन के मोललता के।
समानुपाती होगा। अब इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है? केवी, उसका नाम क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल केवी इंटू एम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये जो भी आप काम कर रहे हो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जितना भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, सब किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। हम उसको हमेशा डाइल्यूट ही मान के चलेंगे। ये नहीं कि ऐसा दे दिया कोई, मतलब क्वेश्चन में से दे दिया कि उसकी मोलारिटी जो है सो कि 1 है 2 है, तो ऐसा लग रहा है कि मोलारिटी तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे अब? तो आंसर है नहीं, वही सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नो टेंशन। समझ आई बात? ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा भी दे, हमको ये मान के चलना है कि वो क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर? क्योंकि फिर वो डाइल्यूट के लिए और कंसंट्रेटेड के लिए अलग अलग हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, दोनों के लिए क्या है? एक ही है। ठीक है, अब केबी का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो यहाँ लिखा हुआ है केल्विन केजी पर मोल, आप निकाल भी सकते हो। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर ही तो है, कितना केल्विन से बढ़ गया। तो सोचो ना कैसे निकाल लोगे। अगर मान लो इसका केल्विन होगा, ये केबी का आपको निकाल ही रहे हो, और ये क्या है? मोलालिटी है। तो मोललता कैसे निकालते हो? विले का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ऊपर इधर क्या आ जाएगा? मोल, और नीचे क्या आ जाएगा? केजी। तो इन दोनों को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा बताओ? केल्विन उधर था ही, केजी उधर चला गया, अब मोल इधर डिवाइड में आएगा। नहीं बोल सकते हो पर मोल? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो केल्विन केजी पर मोल, आसान है, भारी है क्या? तो ये किसका यूनिट हो गया? केवी का। कोई समस्या? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। तो फॉर्मूला क्या मिला हमको? ये डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। ये फॉर्मूला से हम लोग को डेल्टा टीवी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन फिर से हम लोग एक दूसरा रास्ता देखते हैं, जो मतलब इसका रियल प्रूफ है कि मैंने ये बोल तो दिया कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक में उन्नयन आता है, वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। सही बात समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्यूशन की मोलालिटी के। कौन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मैंने कह दिया, ये बात आपको समझा भी दिया कि जितना सॉल्यूट आप डालोगे मोलालिटी बढ़ेगी, मोलालिटी बढ़ेगा, सॉल्यूशन सॉल्यूट डालोगे ना, सॉल्यूशन वो जो है सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे, जितना ज़्यादा डालते जाओगे मोलालिटी बढ़ेगी, लेवल प्रेशर कम होगा और हीट करना पड़ेगा, एलिवेशन और ज़्यादा आएगा। पहले आराम आराम से आपको समझना है, एक बार ठीक से इसको देख लो पहले, आंखें भर के। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, क्या है बोलो? फेज डायग्राम ऑफ वाटर। पहले भी हम लोग फेज डायग्राम बनाया करते थे, जब दो वोलाटाइल लिक्विड आपस में मिक्स थे तो बनाया करते थे कि किस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड फेज में मिलेगा, किसके बाद वो गैसियस फेज में मिलेगा। अगर वो सॉल्यूशन में बना दिया तो किस टेम्परेचर से लेकर किस टेम्परेचर के बीच में लिक्विड और गैसियस फेज में मिलेगा, हाँ या ना? तो ये भी एक फेज डायग्राम है वाटर का। तो इस तरह का ये जो फेज डायग्राम है, इसमें ये लाइन क्या बताता है, ये वाला जो लाइन है ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, इस ग्राफ पर अगर कोई पॉइंट आता है तो वो क्या बताएगा, इस पे अगर कोई पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इस पे कोई पॉइंट है वो क्या बता रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है सो कि हमको समझना है आराम आराम से। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फेज डायग्राम वाटर का बना लेते हैं, बड़े काम का चीज है ये, ताकि बार हम लोग वापस ला करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का ये रहा, ये वाला एक्सिस है प्रेशर, क्या बोलो? और ये वाला जो एक्सिस है ये हम लोगों का है टेम्परेचर। कौन सा है? ये टेम्परेचर एक्सिस है, और ये हम लोगों का प्रेशर वाला एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये कुछ ऐसे था, इस टाइप का, ये वाटर का फेज डायग्राम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। फेज डायग्राम tells us about the physical state of a substance at given temperature and pressure। ये जो फेज डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये बताता है कि जो कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, आप पानी की जेन्युइनली बात कर रहे हो, वाटर का ये फेज डायग्राम है, तो पानी की ही हम लोग बात करेंगे, उसी पे हम लोग स्पेशल केयर करेंगे, ध्यान दे रहे हैं। उज्जवल ध्यान देना इधर थोड़ा सा। हाँ, क्यों उसको गोद में लपेटा रहा है तुम? सासू में है वो तुम्हारी? गधा कहीं क्या? हट। तुम लोग के बदमाशी के चलते ही शायद राजन सर तुम लोग आज आगे बैठाए थे, हम आज कैमरा में देखे तो हम समझ गए तुम लोग फिर आज कांड कुछ किया होगा।
तो जो फेज डायग्राम होता है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको क्या देगा कि किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर वो कौन सी अवस्था में है। तो ध्यान से सुनना, इधर वाला जो ये वाला जो आपका रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये आपको बताता है सॉलिड को। किसको बताता है? सॉलिड फेज को। ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये आपको बताता है लिक्विड को। और ये वाला जो रीजन है, ये आपको बताता है गैसियस फेज। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, जैसे ऐसे मैंने सिंपल एक सवाल कर दिया आपसे कि मुझे बताओ, ये प्रेशर का ये वैल्यू मैं लेता हूँ, ये वाला प्रेशर का वैल्यू है मेरे पास, इस प्रेशर पे बताओ जो H2O है वो कौन से फेज में है। ध्यान सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ। इस प्रेशर पे जो H2O है, पानी जो है, वो कौन सी अवस्था में है? ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है? तो ये जो फेज डायग्राम है वाटर का, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, कोई प्रेशर मैं बोल लेता हूँ कि यहाँ प्रेशर क्या है? P1 है। तो इस प्रेशर P1 में बताओ कि वो जो वाटर है कौन से फेज में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस में है? अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो तो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैस में भी है। तो फिर सिर्फ प्रेशर डिसाइड नहीं कर सकता कि जो वाटर है H2 है उसका कौन सा फेज है, उसके लिए हमको टेम्परेचर भी बताने पड़ेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि मैं टेम्परेचर का ये वैल्यू कर लूं, टेम्परेचर इतना है और प्रेशर ये है, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से एक लाइन खींच सकता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन यहाँ से खींच सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि इस टेम्परेचर T1, अगर H2O का टेम्परेचर T1 है और प्रेशर P1 है, तो भाई वो आपका सॉलिड फेज में है, यानी वो बर्फ की अवस्था में होगा। अब समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर ये कर दिया हमने, प्रेशर वही है, ध्यान से देखना, प्रेशर वही है लेकिन टेम्परेचर ये है, तो इस टेम्परेचर T2 पर मुझे बताओ, प्रेशर उसी प्रेशर पर अगर टेम्परेचर T2 है, उसी चीज का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? वो हमको लिक्विड फेज में दिखेगा। ये बात समझ आती है आपको? और यहाँ पे नीचे इधर आ जाओ, तो ये टेम्परेचर मैंने लिया T3, तो क्या बता रहा है ये कि T3 टेम्परेचर पर उसी प्रेशर, वही प्रेशर रहा लेकिन टेम्परेचर T3 रहा, तो हमारा वो कौन H2O किस फेज में है? गैसियस फेज में है, गैसीय अवस्था। ये बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। ये फील नहीं हो रहा ना कि एक ही प्रेशर पे टेम्परेचर बदलो तो कैसे लिक्विड फेज गैस, लिक्विड सॉलिड गैस? हाँ, ये बोलो हाँ या ना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, मैं यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा रखा हूँ, ध्यान सुनो, बर्फ का टुकड़ा रखा हूँ। इस पर वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है, अगर उसको मैं मेल्ट कर दूं तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया? लेकिन अगर मैं उसको मेल्ट कर रहा हूँ, उसको गर्म करके मैं पिघला रहा हूँ, पिघला दिया मैंने, पानी बन गया, फिर उसको और हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 7, 10, 20 होते गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही लग रहा है। तो उसी प्रेशर पे जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका फेज बदला कि नहीं बदला? उसी प्रेशर पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो फेज बदला कि नहीं बदला? ये बात समझ में आई? अब मैं क्या करूं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, तो एक टाइम क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है उसी प्रेशर पे क्या होगा, वो पूरा का पूरा पानी एक टाइम पे वेपराइज हो जाएगा। अब बस हीट देते जाओ, क्या होगा, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, वही थोड़ी ना होगा, एक ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर जैसे कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। ये बात समझ में है? नहीं आया समझ में? अब समझ में आया? प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाना पड़ता है, हाँ देखो ये चीज़ महसूस करो, वरना कन्फ्यूज रहते हो। तो एक ही प्रेशर पे अगर सिर्फ प्रेशर का वैल्यू दे दिया जाए ग्राफ से और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन से फेज में है, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, हमको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कैसे कोऑर्डिनेट में होता है, आप कैसे पढ़ते हो कोऑर्डिनेट में कि किसी पॉइंट का लोकेशन कहाँ है, तो आप ऐसे बताते हो ना कि एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना। अरे हाँ ना, बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, तो उसी तरह की चीज है कि भाई आप प्रेशर और टेम्परेचर का एक जो पेयर होगा ना, उससे आप डिसाइड करोगे कि वो जो मटेरियल, वो जो सब्सटेंस आप ले रहे हो वो कौन से फेज में है, वो कौन से अवस्था में है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में। क्लियर? बढ़िया। तो फेज डायग्राम टेल्स अस, जो फेज डायग्राम होता है, ये जो अवस्था का जो ग्राफ होता है, ये अवस्था चित्र जो होता है, वो हमें बताता है, क्या बताता है, किसके बारे में? द फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था ऑफ सब्सटेंस, किस पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में, ये दिए गए ताप और दाब पर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी दिए गए ताप और दाब पर जो हमारा फेज डायग्राम होता है वो पदार्थ की
अवस्था को बताता है। पहला लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ आया? तो हेडिंग लगाइए, मैं इसकी हिंदी लिखता हूँ, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे, समय बचेगा तब। देखो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि हिंदी वाले भी ऐसे लिखना आप, ठीक है, फेज डायग्राम ही लिखना, फेज डायग्राम किसी दिए गए ताप एवं दाब पर पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताता है, फिजिकल स्टेट, पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताता है। फेज डायग्राम किसी दिए गए ताप एवं दाब पर पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताता है। हो गया क्या? अब सुनो, यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट समझो, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है? जैसे ही बनाया गया पूरा का पूरा एकदम ऐसे ही बनाना है, जल्दी से बनाओगे।